हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग अरीना। मैं गोविंद कुमार लेके आ गया हूँ आज क्लास 11 से एक वीडियो जो कि है हमारे बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर से। इस चैप्टर से बच्चे काफ़ी खौफ खाते हैं। बहुत सारे बच्चे 11th में इस टॉपिक को स्किप करते हैं, बट भाई साहब आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे बिल्कुल नहीं डरने वाले। आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इस चैप्टर को करके, क्योंकि ये चैप्टर हम करने वाले हैं आज एक नेक्स्ट वे में। बिल्कुल रटना नहीं है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, बिल्कुल बस लॉजिकली सोचना है और काम करना है। 6 नंबर का ये चैप्टर आता है बोर्ड में, 6 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स होता है इस चैप्टर से। और गारंटी देता हूं मैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मतलब क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो हम बस इस रिकंसिलिएशन वर्ड को ना ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, टुकड़े करते हैं। सबसे पहले ले लो एक री। क्या है? री। री मतलब क्या होता है? दोबारा। री मतलब क्या होता है? दोबारा। और ये क्या है? कंसिलेशन। कंसिलेशन, कंसाइल करना। दोबारा से हम किसी चीज को क्या करते हैं? मिलाते हैं। मिलाना मतलब क्या है? अगर हम किसी चीज को मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो उसको कहते हैं रिकंसाइल करना। क्या करना? रिकंसाइल करना। और किसको रिकंसाइल करना? बैंक स्टेटमेंट को। किसको? बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब होता क्या है बेसिकली, एक होता है पासबुक। क्या होता है? पासबुक, जो हर अकाउंट होल्डर को मिलता है। जो हर अकाउंट होल्डर को मिलता है। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, सपोज पीएनबी, एसबीआई या कोई सा भी बैंक, तो उस बैंक से आपको मिलता है पासबुक। ठीक है? तो इस पासबुक में हम करते क्या है? अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज जो है बैंक से करवाते हैं। क्या होता है, मंथ के एंड में या फिर ईयर के एंड में हम जाते हैं बैंक में, वहां एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, वहां से हम ये पासबुक को प्रिंट करवा के लाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हम बैंक के मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बैंक का स्टेटमेंट दे दो, वो पीडीएफ फॉर्म में हमें स्टेटमेंट निकाल के दे देता है। तो बेसिकली हमारे सारे ट्रांजैक्शन को जो बैंक के द्वारा रिकॉर्ड होता है वो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। सेकेंडली क्या होता है, हर बिजनेसमैन एक बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जिसको कैश बुक भी कहते हैं। कैश बुक भी कहते हैं। तो कैश बुक भी मेंटेन किया जाता है। कैश बुक ऐसा फॉर्मेट होता है कुछ कैश बुक का, अमाउंट पर्टिकुलर ऐसे फॉर्मेट होता है। ये हमारा क्या होता है? डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। तो ये होता है कैश बुक और ये होता है पासबुक। तो कैश बुक तो किसके पास होता है? हमारे पास रहता है। अकाउंट होल्डर के पास क्या रहता है? कैश बुक। मतलब अगर सपोज करो मैं एक बिजनेस हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो भी ट्रांजैक्शन करता हूं उसको यहां पे रिकॉर्ड करूंगा कि आज मैंने सोहन लाल को 10,000 रुपए दे दिए, या आज मेरे पास ना 5,000 रुपए आए मोहन लाल से, या मैंने ये सामान बेचा उसके बदले मेरे को ये पैसा मिला। तो मैं अपने सारे ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करता हूं? कैश बुक में। सिमिलरली मेरे बैंक में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक रिकॉर्ड करता है अपने एंड में। बैंक रिकॉर्ड करता है अपने एंड में। तो यहां पे हमें क्या पता चला कि एक कैश बुक होता है, एक पासबुक होता है। पासबुक हमारे पास रहता है, कैश बुक भी हमारे पास रहता है। लेकिन कैश बुक में एंट्रीज हम करते हैं, पासबुक में एंट्रीज बैंक करता है। ये पासबुक रहता किसके पास है? अकाउंट होल्डर के पास रहता है, लेकिन एंट्रीज कौन करता है इसमें? एंट्रीज इसमें बैंक करता है। और ये क्या होता है? ये कैश बुक रहता भी हमारे पास, मतलब अकाउंट होल्डर के पास, और एंट्री भी कौन करता है? अकाउंट होल्डर करता है। तो मंथ एंड में या ईयर एंड में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। कुछ इन दोनों के जो बैलेंस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है इसका, कि कोई किसी को हमने चेक इशू कर दिया, वो पेमेंट लेने नहीं गया, या कहीं से पैसा डायरेक्टली बैंक में आ गया, इंटरेस्ट का पैसा बैंक से कट गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश बुक का और पासबुक का, वो मैच नहीं होता है। क्या होता है? मैच नहीं होता है, मिसमैच होता है। तो इसी मिसमैच को दूर करने के लिए हम मंथ एंड में पासबुक को और कैश बुक को आपस में मैच करके देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं
तो किस वजह से आ रहे हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को, उन्हीं रीजन को ढूंढना कहलाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, मेजरली हर बंदा ये मान के चलता है कि बैंक के एंड से जो एंट्रीज हुई हैं वो सही है, बैंक के एंड से जो एंट्रीज हुई है वो सही है। तो हर कोई क्या करता है, कैश बुक को पासबुक से मैच करता है, कैश बुक को पासबुक से मैच करता है। सिमिलरली अपोजिटली क्या कर सकते हैं हम, पासबुक को कैश बुक से भी मैच कर सकते हैं। कुछ एंट्रीज में बैंक भी एरर कर सकता है और हम भी एरर कर सकते हैं। तो दोनों को आपस में मैच करना, दोनों को आपस में मैच करना जिससे दोनों का क्लोजिंग बैलेंस एक जैसा आए, यही काम हम करेंगे किसमें, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। तो आइए और इन डेप्थ जाते हैं, तो देखते हैं क्या कारण होता है, क्या क्या कॉजेस हैं डिफरेंस के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्यों हमारा कैश बुक और पासबुक अलग अलग दिखता है हमें, क्यों क्लोजिंग बैलेंसेस इनके मैच नहीं होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉजेस ऑफ डिफरेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS, शॉर्ट फॉर्म में हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को BRS कहते हैं। तो BRS स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या कॉजेस होते हैं जिसके वजह से हमारे कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, टाइम एरर्स। टाइम एरर्स, टाइम से क्या समझ में आता है, जैसे आज क्या हुआ, हम जो है BRS हर मंथ के एंड में प्रिपेयर करते हैं। BRS जो है मंथली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, किस पे, मंथली बेसिस पे BRS प्रिपेयर किया जाता है, हर मंथ के क्लोजिंग में BRS बनाते हैं। तो जब मैंने देखो जैसे मैं मान लो सपोज करो मैं जो है अप्रैल की BRS बना रहा हूँ अप्रैल का BRS बना रहा हूँ, तो जैन फेब मार्च अप्रैल 30 का होता है। तो मान लो मैंने क्या किया, 28 ऑफ अप्रैल को क्या किया, एक चेक इशू कर दिया, एक चेक इशू कर दिया। सपोज करते हैं ये है हमारे फलाना भैया, फलाना भैया बहुत अच्छे लगते हैं फलाना भैया। तो ये जो है फलाना भैया मस्त मूड में टहल रहे हैं, ठीक है, और टहलते टहलते ये आ गया हमारे कंपनी में, ये आ गया हमारे एक्स लिमिटेड के अंदर। बोला अरे भैया जी, ये इसमें इसके ओनर कौन है, यहाँ पे ढिमकाना भैया बैठे हमारे, कौन है ये हमारे ढिमकाना भैया। तो फलाना भैया आए ढिमकाना भैया से, ढिमकाना भैया से क्या बोला, अरे ढिमकाना भैया हमारे पैसे लिए थे तुमने, हमारे पैसे लिए थे तुमने 10,000 रुपये, चलो दे दो। तो ढिमकाने भैया ने बोला बात तो तुम्हारी ठीक है यार, चलो ठीक है ले जाओ यार, तुम भी खुश रहो। तो क्या किया, ढिमकाने भैया ने जो है 10,000 का चेक इशू कर दिया, 10,000 का चेक, क्या दिया है, चेक दिया है, क्या दिया है, चेक दिया है। अब देखो कैश में जब ट्रांजेक्शन होगा तो BRS तो मेंटेन होगा ही नहीं, कैश में ट्रांजेक्शन होगा तू भाई ले, तू अपने घर ले जाके, अब दिक्कत क्या है। पासबुक और कैश बुक, कैश की एंट्री होती है क्या पासबुक में, नहीं होती ना, बैंक से ट्रांजेक्शन होगी तभी एंट्री होगी। तो एरर भी कहाँ आने वाला है, बैंक से होने वाली ट्रांजेक्शन में। अब चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। कैश में डील करते तो BRS का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो चेक दिया इन्होंने कितने का, 10,000 रुपए का इन्होंने चेक दे दिया। और ये कौन सी डेट पे हुआ है, ये 28 ऑफ अप्रैल को हुआ है, ठीक है। तो 28 अप्रैल को ढिमकाने भैया ने फलाने भैया को 10,000 रुपए का चेक दे दिया। अब ये टहलते टहलते चले गए बैंक में, ये हमारा कोई बैंक है, मान लेते हैं SBI है, इनका अकाउंट SBI में है। ये अब ये चेक लेके यहाँ पहुंच गए बैंक में, इन्होंने डिपॉजिट कर दिया। इन्होंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। लेकिन आपको पता है 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है किसी भी चेक को क्लियर होने में, 3 वर्किंग डेज लगते हैं चेक को क्लियर होने में। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने 28 ऑफ अप्रैल को चेक बैंक में लगाया। तो ये कब क्लियर होना चाहिए कायदे से, 28 का पूरा दिन जाएगा, 29 का पूरा दिन जाएगा, 30 का पूरा दिन जाएगा, 31 को रिफ्लेक्ट, मतलब 31 नहीं सॉरी 1 को रिफ्लेक्ट होगा, मतलब 1 मई को रिफ्लेक्ट होने वाला है ये इसके अकाउंट में, ये 1 मई को रिफ्लेक्ट होने वाला है। सिमिलरली है एक्स लिमिटेड के बैंक में भी 1 मई को रिफ्लेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन जब ढिमकाने भैया ने फलाने भैया को 10,000 रुपए का चेक दिया, उन्होंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, उन्होंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि फलाने आया था और 10,000 रुपए ले गया, फलाने आया था 10,000 रुपए ले गया। तो इन्होंने कैश बुक को क्या कर दिया, वो 10,000 रुपए से घटा दिया होगा, 10,000 रुपए से घटा दिया होगा। लॉजिकली देखो बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोबारा से देखते हैं, छोटा सा देखो क्या किया, फलाने भैया गए ढिमकाने भैया के पास क्या लेने, 10,000 रुपए लेने जो इनके थे। अब ढिमकाने भैया ने फलाने भैया को चेक से पेमेंट किया, क्या किया, चेक से पेमेंट किया। अब वो चेक दिया उन्होंने 28 अप्रैल को, कब दिया, 28 ऑफ अप्रैल को दिया।
तो ये बैंक में मान लो इन्होंने सेम डे लगा दिया, चेक जाके लगा दिया, लेकिन चेक को क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं। तो पूरे 28 का दिन, पूरे 29 का दिन, पूरे 30 का दिन जाएगा। 1 तारीख को बैंक में से कटने वाला है, मतलब ढिमकाने भैया के बैंक से वो 1 तारीख को कटने वाला है, और फलाने भैया के बैंक में वो 1 तारीख को आने वाला है, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो 28 तारीख को ही अपने कैश बुक में दिखा दिया होगा ना, अपने अकाउंट्स में इन्होंने 28 तारीख को ही दिखा दिया कि मेरे पास से फलाने के 10,000 रुपये ले गए, फलाना 10,000 रुपये ले गया, तो इन्होंने अपने कैश बुक में 10,000 रुपये कम कर दिए। लेकिन एक्चुअल में ये कब कम होगा? एक्चुअल में ये कम होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो अब बीआरएस कब मेंटेन होगा? बीआरएस मेंटेन होगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को बीआरएस बनाएगा, पैसे कटेगा 1 मई को। तो 30 मई को इसके में से, मतलब फलाने भैया के कैश बुक से, तो इतना बैलेंस कम हो रखा है ना 10,000, लेकिन बैंक में तो एक्चुअली कम हुआ ही नहीं है। तो ये एक कॉज हो गया किसका? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस समझ में आया? हाँ, तो हम बात कर रहे थे टाइम एरर का, तो होपफुली आपको क्लियर है कि टाइम एरर क्या होता है। अब देखो एक और सिचुएशन हम क्या ले लेते हैं, सपोज करते हैं फलाने ने जो है 10,000 का चेक किसको दे दिया? ढिमकाने ने फलाने को 10,000 का चेक दे दिया। अब जो फलाना है वो चेक लगाने नहीं गया, चेक लगाने गया ही नहीं, मतलब ये अप्रैल के महीने में इसके पास ही है चेक, बैंक में इसने डिपॉजिट ही नहीं किया, ये गया मई में। लेकिन ढिमकाने ने तो अपने अकाउंट से आज ही चेक कम कर दिया, आज ही 10,000 रुपये कम कर दिए, तो फिर से क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस में एरर आ जाएगा। तो ये दिक्कतें होती है टाइम एरर, ये होता है टाइम एरर। मतलब एक्चुअल में होगा कम, लेकिन कब होगा? अगले महीने होगा, या 2 महीने बाद होगा, या नेक्स्ट डे होगा। लेकिन जिस दिन बीआरएस बनाया गया है उस दिन दोनों के अकाउंट में सेम ट्रांजैक्शन नहीं रिफ्लेक्ट हुई। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम एरर हो गया, ठीक है। होपफुली टाइम एरर क्लियर है। बाकी हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बैंक जो है हर बंदे का बैंक कुछ हमारे बिहाफ पे जो है ना अपने आप काम कर देता है, हमारे बिहाफ पे कोई काम अपने आप कर देता है। जैसे आपने देखा होगा जो मैसेज चार्जेस हैं, जो आपका मैसेज अलर्ट चार्जेस लगता है, वो बैंक पूछ के नहीं काटता है, जब मर्जी काट लेता है। जब मर्जी इन द सेंस तो नहीं होता, ईयर के क्लोजिंग में काटता है, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक डेट पता नहीं होता कि कब काट लेगा। तो कुछ बैंक चार्जेस इसने काट लिए, बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस काट लिए। सपोज करते हैं ये बैंक है, बहुत गंदा रोएगा भाई, हाँ ये बैंक है, बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस काट लिए। लेकिन हमारे कैश बुक में हमें थोड़ी सपने थोड़ी आएंगे कि बैंक ने पैसे काटे 200 रुपए, नहीं आएंगे ना। तो हमारे में तो 200 रुपए ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब पासबुक की एंट्री करवा के लाएंगे तो वहां पे क्या होगा? 200 रुपए कम होंगे। तो ये कारण किस में होता है? ट्रांजेक्शन में। सेकेंडली क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं, कभी फाइनेंस पे लोन वगैरह लेते हैं, जिसके घर में लिया होगा उसको पता होगा, हर महीने जो है ना बैंक से ऑटोमेटिकली उस लोन का इंस्टॉलमेंट कट जाता है। या आपने कोई फ़ोन वगैरह लिया होगा इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे, तो हर महीने जो है ना सेम डेट को ईएमआई अपने आप कट जाती है। तो सपोज करते हैं कभी कभी क्या हो गया, बंदा भूल गया, बंदा अपनी कैश बुक पे रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन बैंक ने तो वो बिना पूछे काट दिया ना, बैंक ने तो इंस्टॉलमेंट दे दी। तो इससे क्या हो गया? बैंक में एक्चुअल में पैसा कम है, हमारे कैश बुक में पैसा ज़्यादा दिख रहा है। और क्या हो सकता है? कोई कस्टमर था हमारे सदियों पुराना, ठीक है, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि बंदा पैसा देगा, अचानक से पैसे डाल दिए। अचानक से उसने क्या किए, हमारा ड्यू था 10 या 15,000 रुपये, उसने अचानक से बैंक में डिपॉजिट कर दिए। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई क्या कि उसने हमारे 10 या 15,000 रुपये दे दिए? नहीं आई। तो क्या हो गया? बैंक में तो पैसा ज़्यादा दिख रहा है, हमारे कैश बुक में पैसा कम दिख रहा है, ठीक है। कोई कस्टमर होता है डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है, या कोई इंटरेस्ट आ गया, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था किसी के शेयर्स पे, अब उस शेयर्स पे हमें इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, तो वो डिविडेंड भी डायरेक्टली बैंक में आ जाएगा, तो बैंक का पैसा ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास वो पैसा है ही नहीं, है ना। तो ये कौन से ट्रांजेक्शन एरर होते हैं? बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन हम करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा गहराइयों में लेके जाएंगे। क्वेश्चन में हमें ये एक एक करके और अच्छे से समझ में आने वाला है ना। अगर बात मैं करूँ एरर्स की तो एरर्स में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम पोस्टिंग में एरर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोस्टिंग में एरर करते हैं। देखो एग्जांपल देता हूँ, हाँ जैसे देखो मैं कैश बुक बना रहा था, सपोज करते हैं क्या कर रहा था, मैं कैश बुक बना रहा था, मैं जो है कैश बुक बना रहा था। अब यहाँ पे क्या आया, मेरा जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया, सपोज करते हैं मेरा जो बचा वो कितना बचा, क्लोजिंग बैलेंस मेरा बचा 6280 बचा, ठीक है।
क्लोजिंग बैलेंस 6280 बचा। लेकिन क्या हुआ, ये अकाउंट अभी भी जो है ना, अकाउंट जो है ना, अभी जिस पेज पे मैं अकाउंट बना रहा था ना, वो पेज जो है खत्म हो गया। क्या वो पेज खत्म हो गया। अब मुझे उसको नेक्स्ट पेज पे पलट के ये अकाउंट शिफ्ट करना पड़ेगा। अब शिफ्ट करते वक्त मैंने इस 6280 को 6802 लिख दिया, 6802 लिख दिया। हो जाती है गलतियां, इंसान है भाई, हो जाती है गलतियां। तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया कि हमारा एक्चुअल बैलेंस कुछ और था, हमने लिख कुछ और दिया, जिसकी वजह से क्या गया, एरर आ गया। जिसकी वजह से क्या हो गया, एरर आ गया। ओमिशन कर देते कभी कभी, कोई ट्रांजेक्शन हो गई, हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। भाई क्या कर सकते हैं, मेमोरी नहीं है इतनी बढ़िया, हो जाती है गलतियां। तो ये सब एरर किस में आ जाएगा, एरर्स में आ जाएगा। ओमिशंस हो गए, या फिर एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया, हमने लिखना कुछ और अमाउंट था, लिख कुछ और अमाउंट दिया, तो ये सब एरर किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा अलग है। आप उसमें ये मत सोचिए कि इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, ये सब इसमें नहीं आ रहा है। इसमें कुछ बेसिकली एरर्स होते हैं, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर आप करते हैं ना, तो उससे बैंक का बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे की अकाउंट नहीं बना रहे हैं, जिससे हमें उसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाए, बैंक का बैलेंस तो सेम रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो रेक्टिफिकेशन को ना यहाँ पे इंटरलिंक नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ BRS पढ़ना है, इसमें क्या क्या एरर्स होते हैं। होपफुली क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा इस टॉपिक चैप्टर में। तो देखो, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस, इस चैप्टर में हमें ये दो बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। क्या, फेवरेबल बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, फेवर सुना है, फेवर वर्ड सुना है। फेवर का मतलब क्या होता है, हक में, हमारे हक में। तो फेवर का मतलब होता है हमारे हक में। मतलब अगर मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको बोलूंगा मैं फेवरेबल बैलेंस। सपोज क्या, कि अगर मेरे बैंक में, अगर मेरे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। बोलो कि नेगेटिव भी होता है क्या, अबे होता है। अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तुम्हारा बैंक दे रहा है और तुम करंट अकाउंट होल्डर हो, तो नेगेटिव में भी होता है। तो अगर फेवरेबल बैलेंस की बात करूं, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेगेटिव, जो मेरे हक में नहीं है, वो बोलेंगे हम क्या, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब अगर बैंक में नेगेटिव में पैसा है, अगर मेरे बैंक में नेगेटिव में पैसा है तो उसको बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। अगर पॉजिटिव में पैसा है तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस। दूसरा नाम क्या होता है, डेबिट बैलेंस हमारा फेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस हमारा अनफेवरेबल होता है। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज मत होना भैया, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो और अभी तक हमने, ये लास्ट चैप्टर आई थिंक मेरा 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है, तो आपको डेबिट और क्रेडिट जरूरत ना पड़े कि डेबिट कैसे फेवरेबल हो गया। ठीक है, तो वो बच्चे नहीं हो तुम कि क्रेडिट को फेवरेबल समझने वाले, क्रेडिट को पॉजिटिव समझने वाले बच्चे नहीं हो तुम। ठीक है ना। तो देखो, फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या, जो हमारे हक में है, अनफेवरेबल बैलेंस जो हमारे हक में नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें क्या, क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंसेस एज पर पासबुक। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें फेवरेबल बैलेंस में 2 चीजें मिल जाएंगी। एक क्या मिलेगा, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, और दूसरा क्या मिलेगा, एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। तो अब देखो इसमें क्या डिफरेंसेस है। मतलब पॉजिटिव बैलेंस हमारे कैश बुक के हिसाब से कितना है, और पॉजिटिव बैलेंस हमारे पासबुक के हिसाब से कितना है। सपोज एग्जांपल लेंगे हम। देखो एग्जांपल देखो, क्या है, ये हमारा पासबुक, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर कहाँ से पैसा आया, ऐसा कुछ पासबुक का फॉर्मेट होता है। ठीक है, कैश बुक के फॉर्मेट से हम भली भांति परिचित हैं। देखो क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो क्या होता है, पासबुक की क्लोजिंग में, पासबुक की क्लोजिंग में क्रेडिट साइड पे हमें दिख रहा है 2 लाख रुपए। अब बोलोगे क्रेडिट क्यों दिख रहा है, तो भैया बता दें कि बैंक जो है अपने हिसाब से एंट्री करता है। तो बैंक का मतलब हमारा पॉजिटिव, बैंक का नेगेटिव है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे लिखता है। तो बैंक में 2 लाख रुपए फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है, मतलब बैंक का क्रेडिट, बैंक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। एज पर पासबुक अगर बात कर दे तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 लाख रुपए दिख रहा है, और कैश बुक में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू, यहाँ पे लिखते हैं बाय। तो यहाँ पे क्या, कहाँ से किस किस सोर्स से पैसा गया और किस किस सोर्स से पैसा आया। तो सपोज करो 2 लाख हमारा यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 2 लाख रुपए हमारा CD आ रहा है,
2 लाख रुपए हमारा बैलेंसिंग सीडी, नहीं 2 लाख नहीं, मान लो 1.5 लाख आ रहा है, क्या आ रहा है 1.5 लाख आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस कितना है 1.5 लाख है, और पासबुक के हिसाब से कितना है 2 लाख है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या है, ये यहाँ पे सीडी आता है, तो इधर जाके ये क्या बनेगा बीडी बनेगा, मतलब ये क्या है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे सीडी निकल के आया है, मतलब डेबिट साइड पे बीडी होगा, ठीक है। तो ये 1.5 लाख रुपए क्या है हमारा फेवरेबल बैलेंस है। तो अगर बैंक अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है, मतलब कैश बुक हमें 1.5 लाख रुपए पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है, और अगर बोलता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब ये भी बोल सकता है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब पासबुक के हिसाब से हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। बस इतना समझ लो अभी फेवरेबल का मतलब क्या होता है, एज पर कैश बुक एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है। बाकी करना क्या है इसका वो तो क्वेश्चन करते हुए समझेंगे, ठीक है। अब देखो अनफेवरेबल में क्या होता है, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस, क्या होगा नेगेटिव बैलेंस। तो जो ऊपर था उसका जस्ट अपोजिट, जो ऊपर था उसका जस्ट अपोजिट। अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव, सबसे पहले तो देख लो नेगेटिव, इसमें भी हो जाएगा एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक, सेम। लेट अस टेक एग्जांपल। तो क्या है, ये हमारा पासबुक है, पासबुक में यहाँ डेबिट लिखते हैं, विड्रॉज लिखते हैं शायद से, हाँ विड्रॉ और डिपॉजिट लिखते हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड पे अगर दिखा रहा है 2 लाख रुपए, क्या दिखा रहा है 2 लाख, अगर डेबिट साइड पे दिखा रहा है हमें, इसका मतलब क्या है पासबुक दिखा रहा है कि नेगेटिव, भैया 2 लाख रुपए आप कर्जे में हो, 2 लाख रुपए आप कर्जे में हो। अब यहाँ देखो बैंक डेबिट शो कर रहा है, मतलब हमारे लिए क्रेडिट है ये। तो अगर बोले फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मतलब क्या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और सिमिलरली कैश बुक, कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक में हमारा इस साइड पे सीडी बचेगा, इस साइड पे सीडी बचेगा, सपोज करते हैं 1.5 लाख, तो इधर बीडी चला गया, मतलब क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अगर मैं फेवरेबल बैलेंस की बात करूं तो हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। क्या पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है और कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है। और अनफेवरेबल की बात करूं तो क्या होता है, कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है और पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल होता है, ठीक है। मतलब पासबुक हमें दिखा रहा है कि हम 2 लाख के कर्जे में हैं, कैश बुक हमें दिखा रहा है कि हम 1.5 लाख के कर्जे में हैं। समझ में आया फेवरेबल और अनफेवरेबल का बैलेंस का मतलब, डेबिट और क्रेडिट का मतलब। अगर किसी को कोई भी समस्या है अभी भी इसको समझने में, तो क्वेश्चन करते वक्त हम इसको बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। तो इसी के साथ थ्योरी इस चैप्टर की हो चुकी है मतलब कंप्लीट। अब मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बच गया है, अब जो भी बचा क्वेश्चन के साथ हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास बस थ्योरी की रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस और इस चैप्टर का सारा डाउट करेंगे खत्म। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, यार इतना तो कर ही सकते हो, एनर्जी देख रहे हो ना मेरी। चलो बाय।